अभी पिछली वीडियो के अंदर हम लोग जो है G1 S फेज और G2 आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सी फेज भाई, S फेज तक पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इंटरफेज की G2 फेज। कौन सी? इंटरफेज की G2 फेज। और इंटरफेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोशिका का डिवीजन जो है विभाजन नहीं होता। इंटरफेज के अंदर क्या होता है, जिसमें डिवीजन होना होता है, और उस डिवीजन वाली फेज को क्या कहते थे हम लोग, एम फेज। और इंटरफेज में तैयारी होती थी, तो तैयारी होती है इंटरफेज के अंदर, और डिवीजन किसके अंदर होता है, एम फेज के अंदर। तो इंटरफेज की ये कौन सी फेज है, हमारी लास्ट फेज है। और इस इंटरफेज की लास्ट फेज को क्या कहा जाता है, G2 फेज कहा जाता है, G2 फेज। अब इस G2 फेज का नाम क्या है, सेकेंड ग्रोथ फेज। क्या नाम है इसका भाई, सेकेंड ग्रोथ फेज। और G2 से पहले कौन कौन था, G1 S और G2। अब G2 और यहाँ पर क्या था, G0, ये थी हमारी इंटरफेज की। अब यहाँ पर क्या चालू हो जाएगा, एम फेज। तो G2 फेज जो है हमारा किसके किसके बीच में आ रहा है, S फेज के बीच में आ रहा है और M फेज के बीच में आ रहा है। इसलिए जो है G2 फेज को कहा जाता है यह S फेज और M फेज के बीच की अवस्था है। जो G2 फेज है, G2 फेज को कहा जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज। और G2 फेज जो होती है हमारी, ये S और M फेज के बीच की अवस्था होती है। आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, S से G0, G1 S, G2 ये वाली पढ़ रहे हैं। और इसके बाद कौन सी आ जाएगी, M फेज के अंदर कितनी फेज, एक होगी कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। अब फिर कैरियोकाइनेसिस की भी 4 फेज होती है। कितनी फेज होती है, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये पूरी हो जाएंगी फिर साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, यानी हमारी कोशिका विभाजित हो जाएंगी, और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगी। और एक कोशिका से 2 कोशिका कौन से विभाजन में बनती है, माइटोसिस के अंदर। तो हमारा पूरा माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब G2 में होता क्या है, तो S फेज के अंदर DNA और RNA का संश्लेषण हो रहा था, इसीलिए तो S फेज का नाम था हमारा सिंथेसिस फेज। इसीलिए S फेज का फुल फॉर्म क्या था, S का मतलब क्या था, सिंथेसिस, यानी DNA और RNA का संश्लेषण करना। तो G2 फेज के अंदर क्या होता है कि DNA का संश्लेषण रुक जाता है, यानी संश्लेषण कंप्लीट हो जाता है, लेकिन RNA का संश्लेषण चलता रहता है। फिर एक पॉइंट और याद रखना होता है। अगला पॉइंट ये होता है कि जो हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती थी, स्पिंडल फाइबर होते थे। और स्पिंडल फाइबर कहां से बनते थे, सेंट्रियोल से। आपको पढ़ाया गया था कोशिका वाले चैप्टर में, सेंट्रियोल वाले कोशिकाओं के अंदर। या फिर जब माइक्रोट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन पढ़ाई गई थी सेंट्रियोल में, तब बताया गया था। तो कहा जाता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होने लगता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होने लगता है किसके अंदर, G2 फेज के अंदर, सेकेंड ग्रोथ फेज के अंदर। तो अब हमारी ये G2 फेज कंप्लीट हो गई। कौन सी फेज कंप्लीट हो गई भाई, G2 फेज कंप्लीट हो गई। अब इस G2 फेज के बाद हम लोग चालू करेंगे क्या भाई, M फेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, M फेज को। तो एक बार इसको अच्छे से दोहरा लीजिए। क्या इसके बारे में जाना, G2 का मतलब 2 का मतलब सेकंड, G का मतलब ग्रोथ, फेज का मतलब फेज। तो सेकेंड ग्रोथ फेज किसके किसके बीच में आई, S और M। तो कहा S फेज और M फेज के बीच की अवस्था है।
डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, आरएनए का संश्लेषण चलता रहता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता रहता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं G0, G1, S, G2। अब हम लोग चलेंगे एम फेज के अंदर। किसमें भाई, एम फेज के अवस्था को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और एम फेज जो होती है हमारी, एम फेज, एम का मतलब बताया था दो, या तो मियोसिस या तो माइटोसिस। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, मियोसिस की माइटोसिस। हम लोग पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, इसलिए मियोसिस की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। एम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटोसिस। का मतलब क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो ये बात आपको याद रखना है। अब एम फेज कितने भागों में डिवाइड रहती है, दो भागों में। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब बताया था न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब बताया था डिवीजन। यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होना कहां पर होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर। इसलिए कैरियोकाइनेसिस को कहा जाता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब साइटोकाइनेसिस तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए साइटोकाइनेसिस उसको हटाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन होना। केंद्रक का विभाजन होना कहाँ किसमें होता है, कैरियोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज होती हैं। कितनी फेज होती हैं, 4। तो इन चारों को हम लोगों को पढ़ना है। प्रोफेज नंबर 1 पर आती है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और ये प्रोफेज, मेटाफेज किसकी फेज है, ये सब कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस किसकी फेज है, एम फेज की। तो ये बात आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, हम प्रोफेज को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज को हिंदी में कहते हैं प्रावस्था। प्रो का मतलब होता है पहले, और फेज का मतलब होता है अवस्था। प्रो का मतलब पहले और फेज का मतलब अवस्था। तो प्रोफेज का मतलब क्या हो गया, पहले की अवस्था। प्रोफेज का मतलब क्या हो गया, पहले की अवस्था। और प्रोफेज जो है हमारा किसका पार्ट है ये भाई, प्रोफेज हमारा पार्ट है कैरियोकाइनेसिस का। यानी इसके अंदर केंद्रक के विभाजन को लेकर बात हो रही होगी। अच्छा, इंटरफेज चल रहा था, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। इंटरफेज में कौन कौन सी फेज थी, G0, G1, S, G2। अब इंटरफेज के बाद क्या चला, एम फेज। और एम फेज के अंदर कौन कौन आया, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या चलेगा, साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी फेज आई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहां से मामला चल रहा है सीरियल से। पहले G1, S, फिर G2, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर क्या लग जाएगी ये, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाना। अब यहाँ पर हमारी कितना था डीएनए, मान लीजिए डीएनए इस तरीके से था। अब इस डीएनए को 2 कोशिकाओं में डालना है, तो इस डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डीएनए में बनाना पड़ेगा। और ये वाला प्रोसेस कहां पर होता है, एस फेज में। एस फेज का नाम ही होता है सिंथेसिस फेज, इसलिए यहाँ एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं, 2। अब यहाँ पर जब 2 डीएनए बन गए, और बताया था इंटरफेज के केंद्र के अंदर हमेशा डीएनए किसके रूप में पाया जाता है, धागे के रूप में। लेकिन एम फेज के अंदर डीएनए किसके रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। किसके रूप में, गुणसूत्र के रूप में, यानी क्रोमोसोम के रूप में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस धागे को, इस डीएनए के धागे को किसमें बदलना पड़ेगा,
गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम यानी जहां हमें क्रोमोसोम को दिखना है वो है हमारी एम फेज, और एम फेज के किसमें, वो भी प्रोफेज में। तो बताइए ये जो डीएनए के धागे हैं यहाँ पर क्या होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे, और सिकुड़ने के बाद क्या बनाने लगेंगे, गुणसूत्र की तरह संरचना को बनाने लगेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके प्रोफेज के पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं है इसमें, और अगर जो भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक एक करके इसको बिगाड़ दिया है। प्रो का मतलब पहले और फेज का मतलब अवस्था। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रोफेज के एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब प्रोफेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि नंबर 1 पॉइंट आता है कि जो इंटरफेज के अंदर हमारे डीएनए थ्रेड के रूप में थे, तो कहेंगे इंटरफेज के डीएनए के क्रोमैटिन थ्रेड। आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, पीडीएफ में लिखा है। क्रोमैटिन थ्रेड गुणसूत्र की संरचना में, गुणसूत्र की संरचना सघन की क्रिया के द्वारा, सघन की क्रिया के द्वारा बनाने लगते हैं। सघन का मतलब क्या होता है कि वो सिकुड़ने लगते हैं, आपस में बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं, उसे क्या कह देते हैं, सघन की क्रिया। अच्छा, यहाँ तो गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो रहा है, गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए गुणसूत्र बताइए क्या हमें जो है बहुत ही साफ दिखेगा। इसलिए गुणसूत्र क्या होता है हमें, इसमें गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। अच्छा, ये धागे हैं, अब यही धागे बदलने हैं किसमें, गुणसूत्र में। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि बीच में ये आ रहे हैं और इस तरीके से धागे लगना स्टार्ट हो रहे होंगे, इस तरीके से। एक इधर धागे का गुच्छा बनना होगा और एक इधर धागे का गुच्छा। तो आपको कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, 2 क्रोमैटिड। एक ये क्रोमैटिड दिख रहा और एक ये दिख रहा और एक ये। तो कितने क्रोमैटिड दिखाई पड़ते हैं इसमें, 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई, क्रोमैटिड भी हमें दिखाई देने लगे। फिर होता क्या है, डीएनए जो है आसानी से हमारे जो है पूरी तरीके से गुणसूत्र दिखते नहीं, तो यहाँ पर जो है जो हमारा क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड के लास्ट में ऊन के धागे जो होते हैं डीएनए के, ये ऊन के गोले की तरह दिखाई पड़ते हैं। और ऊन के गोले की तरह दिखाई पड़ना, ऊन की तरह या ऊन के गोले के रूप में डीएनए का दिखना कहलाता है स्पाइरीम स्टेज, स्पाइरीम स्टेज। तो ये ऊन की गोले की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इन्हें कह देते हैं स्पाइरीम स्टेज। तो ये पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये हो गया इंटरफेज वाला भाग। अच्छा, अब सेंट्रियोल कहां जा रहे होंगे, अपने अपने अपोजिट ध्रुव की ओर। तो लिखेंगे सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पे, विपरीत ध्रुव पर जाना शुरू कर देते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। अभी आपको ये डायग्राम से भी दिखाया जाएगा। और 5वां पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है। लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है 5वें नंबर पर, कि जो हमारा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का खंडन शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का
खंडन जो है शुरू हो जाता है। ये हमारी प्रोफेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो एक बार इसको अच्छे से देखेंगे इसके बारे में। प्रोफेज में क्या होता है, इंटरफेज के जो डीएनए के धागे हैं वो गुणसूत्र में बदलना शुरू हो जाते हैं, सघन होके घने होके, और इसके अंदर गुणसूत्र हमारे स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर 2 क्रोमैटिड दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड के लास्ट में डीएनए ऊन के गोले की तरह दिखाई पड़ता है। उन ऊन के गोले को स्पाइरिंग स्टेज कहते हैं। सेंट्रियोल हमारा विपरीत ध्रुव पर जाना स्टार्ट कर देता है, और सेंट्रियोल से किसका निर्माण होने लगता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। केंद्रक झिल्ली का खंडन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक बार आप फिगर से समझेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह बना ली जाए तो फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारे क्या है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये हमारे केंद्रक झिल्ली का खंडन होना शुरू होगा, यानी केंद्रक झिल्ली क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। यहाँ पर 2 सेंट्रियोल बने थे हमारे एस फेज के अंदर, ये अपोजिट पोल की ओर जाना क्या कर दिए हैं, शुरू, इधर जाने लगे हैं, और ये वाला क्या आने लगेगा। मान लीजिए सेंट्रियोल यहाँ पर 2 है हमारे, और ये 2 बने कहाँ थे, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल कहाँ हुआ था, एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज में, इसलिए ये वाला सेंट्रियोल इधर भागेगा, ये वाला सेंट्रियोल इधर, और इन सेंट्रियोल से क्या बनने लगे होंगे, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगेगा, डीएनए का खंडन होने लगेगा। मान लीजिए ये डीएनए के धागे हैं, ये किसमें बदलने लगे होंगे, अब गुणसूत्र में, किसमें बदलने लगे होंगे, गुणसूत्र में। और आपको केंद्रक झिल्ली का खंडन दिख रहा है, सेंट्रियोल अपने अपने विपरीत ध्रुव पर भाग रहे हैं, और जो डीएनए के धागे इंटरफेज वाले वो किसमें बदलने लगे हैं, गुणसूत्र में सघन होकर, और ऊन के गोले की तरह जो संरचना दिख रही है इसे क्या कहते हैं, स्पाइरीन स्टेज कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली का खंडन, 2 क्रोमैटिड दिखाई पड़ रहे हैं, 1 और 2, इसलिए 2, लेकिन विजिबल। और हमारा गुणसूत्र, सबसे अच्छा गुणसूत्र इस तरीके से होता है, तो गुणसूत्र हमारा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, ये हमारा स्पष्ट गुणसूत्र नहीं है। तो पूरा हमारा प्रोफेज ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे अगली फेज के अंदर, जिसका नाम है मेटाफेज। क्या नाम है भाई, मेटाफेज इसका नाम है। तो अगली हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाफेज को।